साथियों, अपन मानव भूगोल की विचारधाराओं की बात करें तो मानव भूगोल की अनेक विचारधाराएं हैं। इनमें से अपन ने मुख्य रूप से जो विभाजन किया है वो तीन का किया है: नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। नियतिवाद है, इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। ये प्रकृति को बहुत ही शक्तिशाली मानता है और मानव को उसके सामने गौण मानता है। अभी जो अपन कोरोना देख रहे हैं, उस कोरोना काल में देखें तो नियतिवाद सबसे सही है। क्यों? क्योंकि एक कोरोना जैसा वायरस था, उसने मानव को नतमस्तक कर दिया, उसको घरों के अंदर बंद कर दिया, और न केवल एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बल्कि कई कई महीनों के लिए उसे लॉकडाउन कर दिया। तो इस बात में नियतिवाद एक तरह से प्रमाणिक होता है कि नियतिवाद की विचारधारा है वो सही है। एक और दूसरे विद्वान हुए हैं फ्रांसीसी विद्वान, जो कि संभववाद को मानते हैं। फ्रांसीसी विद्वानों में मुख्य रूप से ब्लास और ब्रुन्स हुए हैं, जिन्होंने संभववाद के प्रवर्तक रहे हैं और संभववाद के बारे में विचारधारा दी है। उनका मानना है कि मानव है वो अत्यंत शक्तिशाली है। मानव है वो नदियों की दिशा में, मानव नदियों की मार्ग में बांध बनाकर और उनका उपयोग कर सकता है। इसी तरह यदि कोई गर्म स्थल है तो वहाँ पर शीतल लगाकर और परिचितों की सहायता से उस स्थान को ठंडा कर सकता है, और कोई स्थान ठंडा है तो वहाँ उस स्थान को गर्म कर सकता है। यानी मानव चाहे जैसे प्रकृति को अपने हिसाब से अनुकूलन कर सकता है। इसमें उन्होंने उत्तरी अमेरिका के भी उदाहरण दिए कि उत्तरी अमेरिका में पहले भी संभावनाएं पर्याप्त रूप से मौजूद थी, लेकिन उन संभावनाओं का उपयोग वहाँ के रेड इंडियंस ने नहीं किया था। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन वाले वहाँ गए तो उन्होंने उन संभावनाओं का उपयोग किया और उनके द्वारा अपनी प्रगति की। तो संभववाद वालों का मानना है कि मानव है वो शक्तिशाली है, प्रकृति शक्तिशाली नहीं है। मानव प्रकृति का चाहे जैसे उपयोग कर सकता है और अपनी प्रगति कर सकता है। तो एक विचारधारा नीतिवाद थी जिसमें प्रकृति को शक्तिशाली माना, दूसरी विचारधारा थी संभववाद जिसमें मानव को शक्तिशाली माना। एक और इन्हीं से तीसरी विचारधारा निकली जिसको कहते हैं नवनियतिवाद। नवनियतिवाद न तो प्रकृति को शक्तिशाली मानता है, न मानव को शक्तिशाली मानता है। नवनियतिवाद की विचारधारा है कि दोनों में आपसी सहयोग का होना बहुत ही जरूरी है। यदि दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहेंगे तो मानव का जो विकास है या मानव कल्याण है या जीव जगत का कल्याण है वो संभव नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जीव जगत प्रगति कर सकता है। नवनियतिवाद है, इन्होंने जो कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए और ये बताया कि मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य एवं सहयोग है, न कि दोनों में असहयोग एवं शक्ति प्रदर्शन। अर्थात एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन नहीं है कि मैं, प्रकृति का है कि मैं शक्तिशाली हूँ और मानव का है मैं शक्तिशाली हूँ, बल्कि दोनों को एक दूसरे में सहयोग करना पड़ेगा। प्रकृति का सहयोग मानव करेगा और मानव का सहयोग प्रकृति करेगी, और उसी के बल पर आगे विकास की दिशा तय हो सकती है और प्रकृति भी अपने आप को ज्यादा समृद्ध लंबे समय तक बनाए रख सकती है। इन्होंने बताया कि मानव नदी पर बांध बनाकर और नदी के पानी को रोक सकता है। जैसे हम कल्पना करें कि यह नदी बहती हुई जा रही है, यह नदी ऊपर से बहती हुई आ रही, तो मानव इसके मार्ग में बांध बना सकता है और बांध बना के और इसके मार्ग को क्या कर सकता है, रोक सकता है, इसके पानी को रोक सकता है। लेकिन मानव इस नदी के मार्ग को, जैसे हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि ये जो गंगा नदी है ये गंगोत्री हिमनद से निकली है और मानव ने बांध बना के इसको रोक दिया, लेकिन जो संभववादी है उनके अनुसार बात करें तो ये नदी के मार्ग को केवल रोक सकते हैं। इस प्रकार नदी के मार्ग को हम कहें कि पुनः इधर हिमनद तक भेज दें, गंगोत्री हिमनद तक, तो वह संभव नहीं है। तो मानव केवल इस नदी के मार्ग को रोक सकता है, उसकी गति को मंद कर सकता है, उसके पानी को उपयोग कर सकता है, लेकिन उसकी जो दिशा है उस दिशा को इधर से वापस उल्टा नहीं कर सकता, दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण ग्रिफिथ टेलर ने दिया था कि जो मानव है ये इधर से, जैसे ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें कि हम अपने घर से निकले और ये इस तरह घर से निकले और इस तरह हम इस तरफ जा रहे हैं, और यहाँ यदि ट्रैफिक चौराया है और यहाँ पर पुलिस वाला खड़ा है, तो ये पुलिस वाला हमारी गति को क्या कर सकता है, कम करा सकता है, ये हमारे को रोक सकता है, लेकिन ये हमें पुनः यहाँ से वापस घर की तरफ यू टर्न के लिए नहीं भेज सकता। हालांकि अभी कोरोना चल रहा है तो इस समय भेज सकते हैं,
कि लॉकडाउन है, आगे आगे नहीं जा सकते, जैसा कि हरियाणा और दिल्ली के समाचार आपने सुने कि दिल्ली से लोग जा रहे थे, उनको हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया। लेकिन सामान्य दिनों की बात करें तो ये इस तरह हमें यू टर्न देना संभव नहीं है। वो केवल हमें इस तरह आते हुए को यहाँ रोक सकते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रैफिक चला गया, फिर आगे वाले जाओ, फिर आगे वाले जाओ। इस प्रकार हमारी गति में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या चीज़ कर सकते हैं? गति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वह हमारी गति की दिशा है, उस दिशा को नहीं बदल सकते। किस चीज़ को नहीं बदल सकते? दिशा को। दिशा हमारी है, वो की वही रहेगी। तो ये कुछ उदाहरण थे जो कि नवनियतिवाद वालों ने प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया, उनके कहने का तात्पर्य है कि जैसे दिन के समय उजाला होता है लेकिन रात के समय अंधेरा हो जाता है, तो मानव है वो सीमित क्षेत्र में तो प्रकाश कर सकता है और अपना काम भी चला सकता है, जैसा कि अपन करते आए हैं। शाम के समय अंधेरा हो जाता है और हम प्रकाश के द्वारा लगभग 10-11 बजे तक हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचें कि हम हमारे सामने सूरज कुछ नहीं, सूरज की तरह हम भी रोशनी कर देंगे, तो ये चीज़ संभव नहीं है। अर्थात प्रकृति में सहयोग करके मनुष्य जो ऊर्जा के संसाधन है उनका उपयोग करके अपना कार्य कर सकता है, लेकिन वो सोचे कि मैं प्रकृति की तरह ही कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि न तो मानव प्रकृति का दास है, न प्रकृति का स्वामी, और न ही मानव के पास असीमित क्षमताएं हैं जिन क्षमताओं का उपयोग करके वे चाहे जैसे प्रकृति पर अपनी विजय प्राप्त कर सकता हो। इसको हम अभी इन दिनों समाचार देखें तो चाइना में भी देख सकते हैं कि चाइना जो अपने आप को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश समझने की ओर अग्रसर हो रहा है, वे एक वायरस के सामने कुछ दिन पहले एक नतमस्तक हुआ था। और अभी अपन देखें तो जिस तरह बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ के सामने भी चाइना का किसी प्रकार का कोई जोर नहीं चल रहा है और प्रकृति के सामने वो एकदम असक्षम है। तो मानव ने तो प्रकृति का दास है, न प्रकृति का स्वामी, लेकिन मानव की जो क्षमताएं हैं वो असीमित नहीं है। कैसी नहीं है मानव की क्षमताएं? असीमित नहीं है, अर्थात वह इस प्रकार चाहे जैसे परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो मानव की जो क्षमताएं हैं वो भी क्या है? सीमित मात्रा में है। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो नया कंसेप्ट, नियतिवाद की बात खत्म हो गई, संभववाद की बात खत्म हो गई, अब अपन बात कर रहे हैं नवनियतिवाद के बारे में। तो नवनियतिवाद के और दूसरे क्या क्या नाम है? नवनियतिवाद के आप सभी को ध्यान है, प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने निवास किया, और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें दी, और प्रैक्टिकल जो ज्योग्राफी है, प्रायोगिक भूगोल, उसमें भी अपन ने इनके नाम का उल्लेख किया था। हीदरग्राफ, क्लाइमोग्राफ पढ़ा उस समय। तो क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ देने का श्रेय भी इन्हीं को ही है। इन्होंने ही वैज्ञानिक नियतिवाद दिया। तो इन्होंने इसके 2-3 नाम दिए। सबसे पहला नाम दिया इन्होंने वैज्ञानिक नियतिवाद, दूसरा इन्होंने नाम दिया नवनियतिवाद, तीसरा इन्होंने नाम दिया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो केवल एक टेलर साहब ने ही इसके 3 नाम दिए हमें, वैज्ञानिक नियतिवाद, नवनियतिवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम है टेथम। टेथम ने भी नवनियतिवाद के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया और उन्होंने नवनियतिवाद को क्रियात्मक संभववाद कहना ज़्यादा उपयुक्त बताया। साथ ही उन्होंने ये जो चीज़ें वो अधिक अप्लाई होती है और व्यवहारिकता में अपन देखें तो भी जो हमें नज़र आता है वो नवनियतिवाद ही आता है। इसी कारण इसको व्यवहारिक संभववाद शब्द भी उन्होंने दिया। तो टेथम, ये इस तरह के शब्द भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि टेथम द्वारा कौन से शब्द दिए गए, या क्रियात्मक संभववाद किसने दिया, व्यवहारिक संभववाद किसने दिया। तो टेथम ने इसे 2 शब्द दिए, क्रियात्मक संभववाद और व्यवहारिक संभववाद। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। इसी तरह एक और विद्वान हुए हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना है, OHK स्पेट। OHK स्पेट ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे और उन्होंने इसका नाम दिया प्रेसंभाव्यवाद। प्रेसंभाव्यवाद इंग्लिश में से कहते हैं प्रोबेबिलिज्म। इसका भी अपन बाद में और अधिक अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं जो नवनियतिवाद देने वाले प्रवर्तक थे, टेलर महोदय। टेलर ने क्या कहना था कि ना प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति का विजेता। अर्थात मानव ने तो प्रकृति का दास है और न ही उसका स्वामी, तथा न ही
मानव के कार्य करने की क्षमताएं असीमित है। मानव की जो हर चीज है उसको कार्य तो कर सकता है, अपने कौशल का उपयोग भी कर सकता है, अपने कौशल के उपयोग करके आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति भी कर सकता है, लेकिन इसकी सबकी सीमाएं हैं। मानव ने तो प्रकृति का मानव पर पूरा नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजेता। दोनों में एक दूसरे के प्रति क्रियात्मक संबंध है, दोनों के जो संबंध है वो एक दूसरे के साथ क्रियात्मक है। प्रगति हेतु मानव के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति का सहयोग करे, और यही चीज आपकी सहयोग करना प्रकृति का यही नई नवनियतिवाद है। उन्होंने इसके लिए आगे पुनः एक और उदाहरण दिया कि मानव किसी देश की प्रगति को तेज कर सकता है, मंद कर सकता है और बंद करने में सहयोग है। इसमें उस देश जो मानव है उसकी बुद्धि बल का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर वह बुद्धिमान है तो प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशों से दूर हटकर ऐसा नहीं करेगा कि मनुष्य का उसमें नुकसान हो, प्रकृति का नुकसान हो। अर्थात मानव है जो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की भांति है, जो कि गति में परिवर्तन तो कर सकता है परंतु गति की दिशा को नहीं बदल सकता। और इसी कारण उन्होंने इस जो नया कॉन्सेप्ट है नए नवनियतिवाद, उसे नाम दिया रुको और जाओ नियतिवाद। इसी का समर्थन करते हुए और भी अनेक विद्वान हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया। उनमें प्रमुख विद्वान है डुकोचाएव। डुकोचाएव ये रूसी भूगोलवेता थे। इसी तरह हर्बर्टसन, जिसका नाम अपन पढ़ा है, जो रीजन्स पढ़ेंगे उसमें। इसी तरह फ्लूअर थे, उन्होंने टेथम ने, रॉक्सबी, स्पेट, मार्टिन, वुलरिज व ईस्ट इत्यादि बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने इस नवनियतिवाद का समर्थन किया और इसके पक्ष में अपनी बातें प्रस्तुत की। टेलर की बात कर ली। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं फ्लूअर की। फ्लूअर ने भी इस संबंध में अच्छा काम किया। नवनियतिवाद में इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी, लेख था कि द ज्योग्राफिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड वर्ल्ड, उसमें बताया कि मनुष्य केवल परिस्थिति का दास नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि मानवीय पक्ष के अध्ययन भौतिक तत्वों को एकदम हम भुला नहीं सकते। मानवीय पक्ष का अध्ययन करने के साथ हमें भौतिक पक्षों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी पुस्तक थी मानव भूगोल। इसमें भी उन्होंने प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य के आपसी संबंधों को बताया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के विद्वान हैं OHK स्पेट। अब अपन बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के विद्वान OHK स्पेट। स्पेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता हुए। उन्होंने कहा कि वातावरण मानव के समक्ष अनेक संभावनाएं रखता है। वातावरण मानव के समक्ष अनेक संभावनाएं रखता है, परंतु उसमें से कुछ ही संभाव्य होती है, मोर प्रोबेबल बहुत कम होती है। और इसी कारण स्पेट ने संभववाद शब्द की अपेक्षा संभववाद शब्द के उपयोग करने को अधिक उपयुक्त बताया कि हमें संभववाद की जगह संभववाद शब्द का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह ब्रिटेन के भूगोलवेता हुए हैं वुलरिज और ईस्ट। उनका मत है कि मानव और भूमि की प्रतिक्रियाएं पारस्परिक होती है और यह गहन और उपयोगी न होते हुए भी सत्य है, यानी दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे के प्रति संभाव्य होती है। अब ये बार बार एक शब्द आ रहा है, संभाव्य संभाव्य संभाव्य, अप्रसंभाव्य, संभावना। ये चीज क्या है, इस पे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। संभावना का मतलब है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसका अपन किस किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम घरेलू बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास जो पोए उपलब्ध है, अब पोए की क्या क्या संभावनाएं बनती है उपयोग की। या तो हम सूखे ही खा लें उन्हें, पहली संभावना। दूसरी संभावना उन्हें धो के गीले करके खा लें, ये दूसरी संभावना। तीसरी संभावना कि उनमें नमक मिर्ची प्याज डाल के खा लें। चौथी संभावना कि उन्हें तेल डाल के गर्म करके उसमें प्याज का छौंका लगा के और फिर पोए बना के और जैसे हम खाते हैं वैसे खा लें। तो ये हमारे पास उपलब्ध समय और हमारे मस्तिष्क पर डिपेंड है कि जो उपलब्ध पोए हैं उनका हमने किस प्रकार उपयोग किया। इसी तरह प्रकृति हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन उन संभावनाओं का उपयोग हम किस प्रकार करें, ये चीज मानव के मस्तिष्क पे, उसके कौशल पर
निर्भर करती है कि वो उन संभावनाओं का उपयोग किस प्रकार करें। इसी तरह OH के स्पेट का भी कहना था कि वातावरण मानव के समक्ष अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन उनमें से कुछ ही प्रसंभावी होती है, यानी प्रोबेबल होती है। और प्रोबेबल होती है, उसी कारण उन्होंने जो इसका नाम दिया वो भी दिया प्रोबेबिलिज्म, अर्थात प्रसंभाव्य। इसके बाद अपन बात करें कि एक और विद्वान हुए हैं मार्टिन। मार्टिन ने अपने जो ग्रंथ था नियतिवाद की आवश्यकता, उसमें मानव और पर्यावरण के आपसी संबंधों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया। एक और विद्वान हुए हैं वुलरिच एवं ईस्ट। वुलरिच और ईस्ट ने कहा मानव और भूमि की प्रतिक्रियाएं पारस्परिक होती है, यह गहन उपयोगी या उपयोगी न होते हुए भी एक दूसरे के प्रति संबंधों की बात एक पूर्णतः सत्य है। इसी तरह एक और विद्वान हुए हैं हर्बर्टसन। हर्बर्टसन ने, आप सभी को ध्यान है, प्राकृतिक प्रदेश दिए और उनका कहना था कि प्राकृतिक प्रदेशों में भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों का समावेश करना आवश्यक है, अर्थात केवल हम भौतिक का डाल करें तो भी उपयुक्त नहीं है और केवल हम मानवीय पक्ष का उल्लेख करें तो भी उपयुक्त नहीं है, दोनों का उपयोग करना आवश्यक है। इसी प्रकार रॉक्सबी विद्वान हुए। रॉक्सबी ने 1930 में प्रकाशित एक लेख में कहा कि मानव भूगोल, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, दोनों तत्वों या दोनों प्रकार के अवयवों का समान रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार जितने भी विद्वान हैं उन सभी का मानना है कि प्रकृति में मानव और पर्यावरण दोनों ही अपनी जगह पर उपयुक्त हैं और दोनों एक दूसरे को आपसी टकराव की स्थिति में ना देखें, दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग होना चाहिए। दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति असहयोग रखेंगे या शक्ति प्रदर्शन का प्रयास करेंगे तो उससे जो मानव है उसका कल्याण नहीं बल्कि विनाश के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद के बाद एक और विचारधारा है जिसका नाम है कृतिवाद। इस कृतिवाद में मानव की अपार शक्ति में विश्वास किया गया है और मानव की उदात्त शक्ति को ये जो मत है वो मान्यता देता है कि मानव है जो बहुत ही शक्तिशाली है और मानव आपकी एशिया की ओबे येनिसी लीना जो नदियां हैं वो नदियां मध्य एशिया से निकलकर और उत्तर की ओर बहती है। तो इनका कहना है कि मानव इनका मार्ग उत्तर से उल्टा दक्षिण कर सकता है और यहाँ के जो मरुस्थल है, मध्य एशिया के जो भाग हैं, उन भागों में सिंचाई इनके द्वारा की जा सकती है और इनके द्वारा ये कार्य किया भी गया है। इस तरह की विचारधारा कृतिवाद को मानने वाले हैं। उनका कहना है कि जैसे थार का मरुस्थल है, अब ये थार का मरुस्थल पूर्णतः रेगिस्तानी भाग है, इस रेगिस्तानी भाग को हरे भरे लहलाते मैदानों में बदला जा सकता है। इसी प्रकार इन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि यहूदी हैं, उन यहूदियों ने जो रेगिस्तान है उस रेगिस्तान को मरुद्यान में बदल दिया। तो यह मानव की जो शक्ति है उसको अपार मानते हैं और मानव चाहे जैसे परिवर्तन कर सकता है। जैसे अपन थोड़ी देर बाद पहले बात की थी कि मानव जो रात का तमस है उसको नहीं बदल सकता, लेकिन इनका कहना है कि जैसे क्रिकेट के मैच होते हैं और क्रिकेट के मैच में खिलाड़ियों को और दर्शकों को किसी को यह आभास भी नहीं होता कि कब दिन अस्त हो गया या सूर्य अस्त हो गया और कब रात हो गई। वो इस प्रकार अपने कार्य को करता है कि हमें यूं लगता है कि अभी तक सूर्योदय हो ही रखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि कीर्तिवाद जो मानने वाले हैं वो मानव की अपार शक्ति में विश्वास करते हैं और इस शक्ति के कारण वो प्रकृति को मानते हैं कि प्रकृति को मानव चाहे जैसे अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है। इस तरह की विचारधारा में जिप भी थे। जिप ने न्यूनतम चेष्टा का जो सिद्धांत दिया वो भी इसी प्रकार का सिद्धांत है। इसी प्रकार वॉलपर्ट ने भी जो सिद्धांत दिया वो उसका भी यही कहना है कि मानव है वो अपार शक्तिशाली है, मानव की शक्तियों के सामने प्रकृति कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ये जो सिद्धांत है वो एक्सप्लॉइटेटिव थॉट है, यानी शोषण वाला सिद्धांत है, जिसमें मानव प्रकृति का शोषण करने वाला शोषण परक सिद्धांत इसको कहा गया है। धन्यवाद।